डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 2025 में आए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज को। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2025 में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ करवा रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1.81 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देन द मास ऑफ 1.2 ml ऑफ द लिक्विड इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्वेश्चन आपका आता है मोल कॉन्सेप्ट से। जितने ये बच्चों को लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको बहुत से बच्चे स्किप करने का सोचते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प करता है। और ये आपका प्लस यहाँ पे आपको आराम से मार्क्स मिलने वाले। तो बहुत सिंपल था। तो हमको क्या दिया है, हम पहले वो लिख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे बनाने तो आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखना शुरू कर दो, ताकि आपके जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे हो जाएं। तो देखो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी 1.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने बोला देन द मास ऑफ ml इतना ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे बच्चे मास देके उनको लगता है कि यहाँ पे उसने मास दिया, बट यहाँ पे उसने दिया है वॉल्यूम 1.2 ml। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मास फाइंड करना है लिक्विड का सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.81, मास हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम हमको दिया है 1.2। तो मास इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 1.81 इंटू 1.2 इक्वल टू आंसर आता है आपका यहाँ पे 2172 ग्राम। अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि ये आंसर आया, वो तुरंत ऑप्शन डी को करेक्ट कराते हैं और यहीं पे उनका निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे वो क्या गलती करते हैं, वो इस लाइन को सही से नहीं पढ़ते। उसने बोला है कि उसको चाहिए सिग्निफिकेंट, यानी कि उसको इतना लंबा नहीं चाहिए, उसको सिग्निफिकेंट चाहिए। जो आपने पढ़ा होगा मैथ में कि 4 पॉइंट के बाद इतने नंबर है, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 से यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं। पढ़ा है सेम, यहाँ पे भी वही करना है। 2.1 यहाँ पे 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा नंबर है, और 5 से ज़्यादा नंबर होता है तो उसके आगे वाले में एक ऐड कर देते, और अगर 5 से कम होता है तो उसके आगे वाले में एक ऐड नहीं करते। तो यहाँ 7 था, 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे हमारा 2.2 ग्राम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है बी। बस आपको इसमें इतना लॉजिक लगाना है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इन सबसे ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों ने अभी तक मेरा 25 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा, वो जाके देख ले, क्योंकि वहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के फॉर्मूले को डीपली समझाया हुआ है विथ उसके ग्राफ को। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक ग्राफ में बहुत ज़्यादा डिले किया, वो जाके ग्राफिकल को अच्छे से करें। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे ग्राफ का एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहाँ से सारे ग्राफ पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे आपका एक ग्राफ्स का अलग से एक सेक्शन लूँगी, जिसमें आपको सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ पे बोला है उसने, फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्टअप द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम बोला है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वी है, वी नॉट बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड। यानी कि आपको इसने कंडीशन दी और बोला कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो बेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका H म्यू माइनस H वी नॉट। देखो यहाँ पे हमको और कुछ नहीं समझ आ रहा, हमको जो पता है हम वो करते हैं। ठीक है, हमको रिलेशन V और V नॉट का निकालना है, तो हमको पता है कि V और V नॉट किस में आता है, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पुट कर देते हैं वैल्यू, हाफ mv² इक्वल टू H कॉमन ले लेते हैं, V माइनस V नॉट। इतना कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें m और 2 को इधर शिफ्ट कर दें, v² इक्वल टू2h अपॉन m v माइनस V नॉट। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लगा सकते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, चलो ठीक है। अब हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। उसने बोला फॉर अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि आपका V नॉट ज़्यादा है या फिर V ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन जब आप यहाँ पे चारों ग्राफ को एक बार देखते हो तो ये कोई भी ग्राफ 0,0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई।
तो यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेंगे। तो यानी कि पहली कंडीशन तो हमारी सब में सेम हो रही है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ क्या देखने वाले हैं, हमको यहाँ दिख रहा है जो आपका वी है, वी मैक्स, देखो यहाँ पे वी मैक्स है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में ई मैक्सिमम था तो यहाँ वी मैक्स आएगा, ठीक है। हमारा अंडर रूट वी मैक्स वी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतना पता है। अब हमको यहाँ से इतनी चीज़ पता चलती है कि हमको वी मैक्सिमम और वी नॉट का ग्राफ बनाना है और ये अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अंडर रूट है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए गलत होता है, ऑप्शन सी गलत होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो पैराबोला होगा, भाई सही बात है पैराबोला होगा। अब बच्चे सोचेंगे मैम पैराबोला होगा तो कौन सा पैराबोला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कंडीशन, आपके जो वी इंसिडेंट है वी नॉट से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, तो यहाँ पे हमारा पैराबोला जो होगा वो अप डाउनवर्ड होगा, ना कि अपवर्ड होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का, और फिर से आपको थर्मोडायनेमिक्स से एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया है। द गिव्स फ्री एनर्जी जी फॉर अ लिक्विड इज कंसाइडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। उसने एक जी गिव्स एनर्जी है जिसमें फंक्शन एक टेम्परेचर का एक प्रेशर का, ठीक है। अब उसने बोला जी इज प्लॉटेड करते आइदर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर P1 एंड P2 एज फंक्शन एंड प्रेशर डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, यानी कि वो कांस्टेंट पे कर रहा है, पहले प्रेशर कांस्टेंट कर रहा है उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है। अब उसने बोला द करेक्ट वेरिएशन ऑफ जी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ गिव्स एनर्जी आ जाए, प्रेशर आ जाए, हमारा टेम्परेचर आ जाए। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जहाँ पे जी आपका होता है गिव्स एनर्जी, वी होता है वॉल्यूम, पी होता है प्रेशर, एस होता है एंट्रोपी और टी होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बनाते हैं केस वन। केस वन क्या है हमारा, यहाँ पे जी और टी है, जी एंड टी लेते हैं हम एट पी कांस्टेंट, यानी कि हमारा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला क्या होगा, डेल जी अपॉन डेल टी पी, जो आपका प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू माइनस एस, एस क्या आपकी एंट्रोपी है, ठीक है। जब यहाँ पे आपका पी कांस्टेंट आ जाएगा तो यही फॉर्मूला आपका ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एंट्रोपी जो होती है, अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लोप दिया है माइनस में, यानी कि जो आपका स्लोप है वो माइनस में, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो अपवर्ड नहीं जाएगी, वो डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जी टी और पी प्रेशर पे, तो यानी कि हमारा थर्ड और फोर्थ वाला ग्राफ इस कंडीशन का है, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ये तो करेक्ट हो गया कि चलो भाई स्ट्रेट नीचे जाएगी, पर यहाँ तो वो चारों ऑप्शन में नीचे जा रही। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या देखते हैं हम यहाँ पे, दूसरा क्या होगा, P1 और P2 में ऊपर नीचे कौन होगा। तो देखो P1 एंड P2 हम जानते हैं, यहाँ पे वी नो हम जानते हैं डेल जी अपॉन डेल पी, टी इक्वल टू होता है वॉल्यूम। वी आपका क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वी आपका होता है वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो गिव्स एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि प्रेशर के साथ आपकी गिव्स एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपकी उसने बोल रखा है कि यहाँ पे गिव्स एनर्जी है आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, P2 पहले होगा एज कम्पेयर टू P1, यानी कि P2 ग्रेटर देन होगा P1 के। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 में ये कंडीशन सेम हो रही है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे केस 2 बना के देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। केस 2 में अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट करके, और इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लेना, वहां पे आपको लगेगा एक आंसर आ गया मैम हो गया, एक बार देख लेना, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल पूछ ले, ठीक है। तो देखो अब हम केस 2 बनाते हैं, केस 2, और वहां पे अगर है आपको भरोसा सिंगल करेक्ट वैसे ही होते हैं आपके, तो आप एक क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको दोनों कंडीशन समझाऊंगी, अगर वहां पे दूसरा भी आ गया तो देखो अब केस 2 में क्या होता है, हमारा टी कांस्टेंट है, यानी कि आपका डी टी 0 हुआ, एक मिनट, डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी पे वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि जो तुम्हारा स्लोप है वो पॉजिटिव होगा।
अब देखो पीछे जो हमारी इंट्रोपी आई थी वो पॉजिटिव होती, लेकिन हमारा जो स्लोप था वो माइनस एस था, यानी कि स्लोप हमारा माइनस हो रहा था। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव दिया हुआ है और स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ऊपर की ओर जाएंगी, यानी कि डाउनवर्ड नहीं होंगी, वो अपवर्ड होंगी। तो यहाँ से ही आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 2 दोनों गलत होता है, क्योंकि दोनों में हमारी डाउनवर्ड जा रही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन नहीं, ये क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम से सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम आपको 2025 में आयनिक इक्विलिब्रियम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था एक्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो दिया है, कंसिडर द रिएक्शन x + y to z perform in 1 liter container. The equilibrium constant is equal to 0.5 if the reaction begin is 1 mole of x and 2 mole of y. हमको क्या गिवन है, x का आपका है 1 मोल एंड y का है आपका 2 मोल, ठीक है, एंड n मोल ऑफ z, यानी कि जो आपका z है उसका है n मोल। एंड एट इक्विलिब्रियम द क्वालिटी ऑफ z इज 1 मोल। तो उसने बोला जो आपकी बाद में बनती है क्वांटिटी वो z की वो 1 मोल की इक्वल होती है। देन n इक्वल टू, तो तुम्हारा n क्या है, ठीक है। देखो x + y 2z, तो आपका यहाँ पे t0 पे क्या होता है, x आपको 1 दिया है, y आपको 2 दिया है और जो z है वो आपको n दिया हुआ है। अब हम देखते हैं t हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है तो माना इससे एक अल्फा निकला, इससे अल्फा निकला और यहाँ पे जाके आपका 2 अल्फा ऐड हो गया, इतना हो गया। अब हमें क्या है, हमें एक चीज चिल्ला के उसने बोली क्वेश्चन में कि जो z है आपका, जो लास्ट की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी z की वो 1 मोल होगी, यानी कि आपका n + 2 अल्फा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम n की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, लैम्डा सॉरी ये गामा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 + n/2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट देखो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से करना, एक एक स्टेप को, मेरी मिस्टेक चलती है, ठीक है। तो क्या होगा 1 - n/α 2, ठीक है 2 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x में और y में अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो मोल्स ऑफ x कितना है 1 - अल्फा, तो क्या करेंगे 1 - n/2, जिसको करेंगे तो हमारा आएगा 1 + n/2। अब मोल्स ऑफ y कितना है 2 - अल्फा, 2 - 1 - n/2, तो कितना निकल के आएगा 3 + n/2। और z आपको कितना दिया है, मोल्स ऑफ z लास्ट के 1। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, उसने बोला कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Kc = होता है आपका जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट उसके आगे के कोफिशिएंट को पावर में लगाते हैं, यहाँ पावर कितनी होगी 2/रीजेंट, यानी कि x के आगे का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 और y। अब यहाँ पे हमने सबके मोल निकाल लिए, तो लिख लेते हैं सबके मोल। आपके z के कितना है 1, ठीक है 1 का स्क्वायर अपॉन x का कितना है 1 + n/2, y का कितना है 3 + n/2 इक्वल टू Kc आपको यहाँ पे दिया है 0.5, यानी कि हाफ। यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से 2 हटा 4 हो गया, तो हमारे क्या क्वेश्चन बन गया है 4/1 + n 3 + n इक्वल टू 1/2। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आती है सॉल्व करने के बाद n² + 4n - 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आता है n - 1 और n + 5 इक्वल टू 0। तो n = 1 वैल्यू आती है और एक n = -5 आती है। अभी होता है कि मैम 1 चूज करें या 5, तो पहली बात तो -5 है ही नहीं, तो यहाँ से ही आप इसको एलिमिनेट कर दो। दूसरा होता है जो n होता है आपका, ये निगेटिव में होता है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो n = कितना आएगा 1, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सोल्यूशन चैप्टर से दिया हुआ है, लेट द वेपर प्रेशर as a liquid we have P1 and P2 at 2 different temperature T1 and T2 respectively. They are related by a equation by Allen P2 P1 और इक्वेशन दी हुई where delta H represented the heat of vaporization R is the ideal gas constant. assume आपको जो R है वो दिया हुआ है R
2 कैलोरी मोल पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा एच इज वाटर इक्वल टू 540 एंड P denotes the vapor pressure at the water 450 Kelvin. The value of LNP is close. तो देखो जो हमको यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन क्या है, क्लॉसियस इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या दी हुई हमें, Ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो उसने तुमसे सीधा ये बोला है कि तुमको इसमें सारी वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में रख देनी है, बस इक्वेशन में रख के Ln P2 P का आपको निकाल देना है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक खेल आता है, अब वो पूछोगे मैम क्या होता है, तो देखो जब आप देखोगे आपको R की वैल्यू दी है 2 मोल पर के, ठीक है, और वहीं पे आपको एक वैल्यू और दी हुई है किसकी, डेल्टा H की। देखो डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर मोल है और यहाँ पे पर ग्राम है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है और बच्चे ऐसे ही सीधा वैल्यू रख के चले आते हैं, उनको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है अगर आपको अपने क्वेश्चंस को मोस्ट प्रोबेबली सही करना है। यूनिट बहुत खेल करती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट को हम पर ग्राम को हम लोग चेंज कर देते हैं पर मोल में, यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं पर मोल में। अब पर मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो आपका जो H2O होता है, H2O का मोलर मास होता है आपका 18, तो 1 मोल H2O के लिए आपको कितना चाहिए होता है, 1 मोल H2O की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी होगी, डेल्टा H कितना निकल के आएगा, 540 इंटू 180 मल्टीप्लाई 972 कैलोरी पर मोल, इतना हो गया। अब देखो हम देखते हैं हमको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले हमको दिया है यहाँ पे टेम्परेचर दिया है T2 दिया है 450 केल्विन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया है, उसने बोला P2 को P मान लो, यानी कि यहाँ पे P पूछा है। अब हमको T1 एंड P2 वो T1 एंड P1 नहीं दिया है, तो इसको हम पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हम P फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वो नॉर्मल पानी की बात कर रहा है, जब वो पानी की बात कर रहा है, हमें कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं, यानी कि हमारा वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं, तो 100 प्लस 273 से ऐड करते हैं तो 373 निकल के आता है। देन सेम ऐसे ही जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसका प्रेशर कितना होता है, 180 m, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकल के आ गए हमारे T1 373 एंड P1 180 m, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए इतना पार्ट को आपने लिख लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तब तक आप इसके पुट करना शुरू कर दीजिए फॉर्मूले में आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए हमको अब यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, तो हम पुट करते हैं Ln P2 क्या है हमारे यहाँ पे P है, तो P1 हमारा 180 में, तो यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू डेल्टा H की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की थी, कितनी आई थी हमारी 9720 अपॉन R हमको यहाँ पे कितना है 2 लिख दिया। उसके बाद देखो 1 अपॉन T1 हमने अभी फाइंड किया 373 माइनस आपका T2 कितना है यहाँ पे 450। सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन आपके हाथों में, इसको खराब मत करके आना, नहीं तो आपके अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेशन से खराब होगा। मल्टीप्लाई 450 373 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 167,850, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 4860 सब्ट्रैक्ट 77 167850, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आता है 2.229, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना लिख देते हैं 2.23। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपका 2 जगह बच्चों के फंसने के चांस है,
वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं था, ठीक है, सिंपल मतलब मैंने कर रखा है तो मेरे को लग रहा है, बट अगर जो बच्चा इसको फर्स्ट टाइम करेगा तो इसको बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कम से कम इसको आप लोग खुद से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह आपको दिमाग लगाना है। पहला तो आपको यूनिट सही करनी पड़ेगी, और दूसरा यहाँ पे आपको T1 और P1 कैसे निकालना वो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और रियली में नेक्स्ट जो होता है आपको वो IIT से ज़्यादा टफर होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि वो ज़्यादा डीपली आपसे पूछता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेक्स्ट इक्वेशन का बोला है, कंसिडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 मेटल आयन। यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेड एज MS M2 एक्वा में जाता है, फिर N2 एक है वो एक्वा से सॉलिड में जाता है, वेयर Mn रिप्रेजेंटेड 2 डिफरेंट मेटल्स, कोई डिफरेंट 2 मेटल्स है M और N। द प्लॉट ऑफ द EMF ऑफ द सेल अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ C1 C2 कंसंट्रेशन, जो आपकी C1 कंसंट्रेशन है और C2 कंसंट्रेशन है, C1 है M2 प्लस की और C2 है N2 प्लस की रिस्पेक्टिवली, इज लीनियर विद अ इंटरसेप्ट x एंड स्लोप y है। तो यहाँ पे हमको इसका बताना है K के फॉर्म में कि हमारा रिलेशन क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही हो तो हम सबसे पहले हमारी इक्वेशन को लिख लेते हैं, इससे हमें n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में आसानी होती है। वैसे तो बच्चों को तुरंत दिख जाता है कि मैम 2 है 2 होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके n ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखते हैं तो गलती होती है, तो आप लोग सीधा वहाँ पे सिंपली रास्ता अपनाएं इक्वेशन लिखने का। रिएक्शन MS है सॉलिड है, N2 हमारा एक्वा है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है तो M2 हमारा 2 प्लस के साथ एक्वा बनाता है और N हमारा सॉलिड में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा N कितना है 2 आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E = E0 - RT NF ln Q। अब थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ठीक है। देखो Q यहाँ पे कितना है हमारा, Q क्या होगा Mn2 प्लस अपॉन N2 प्लस, और उसने हमें क्या दिया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी, M2 प्लस की आपकी कंसंट्रेशन है C1 और N2 प्लस की कंसंट्रेशन है C2, तो C1 अपॉन C2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या आता है E = E0 - RT अपॉन N कितना है 2F ln Q हमारा कितना निकल के आया C1 अपॉन C2। अब इसको हम थोड़ा अगर रीअरेंज करते हैं तो हमको कुछ देखने के लिए मिलता है, अगर ना भी करें तो देखो ये जो हमारा E0 है ये हमारा इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ पे हम इसको x लिखते हैं, ये जो हमारा माइनस पे ये हमारा स्लोप है यानी कि y है, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग करते हैं तो हमारा इंटरसेप्ट है वो x यानी कि हमारा E0 निकल के आता है, जो स्लोप होता है ये हमारा y यानी कि -RT अपॉन 2F निकल के आता है। अब अगर हमने पढ़ी, आप सभी ने देखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी E0 की होती है RT अपॉन NF ln K, ठीक है। E0 कितना है आपका x, RT NF कितना है आपका -y, ठीक है, ln K। तो यहाँ पे हमारा ये क्या निकल के आने वाला है, देखो ln K = कितना आएगा -x अपॉन y, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आती है। तो ये ऑप्शन कहाँ से मैच करता है, ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट होता है। सिंपली ये भी आपका एक तरीके का ग्राफिकल क्वेश्चन था, अगर आपने इसकी इक्वेशन सही नहीं बनाई तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी गुड क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी आप 1 से 2 बार लगा के जाना। अभी आता है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से, क्वेश्चन नंबर 7। तो दिया है कंसिडर 2 रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस P and Q that decay following a first order kinetic. It takes 9 years of P for decay to 2.3 half is initial amount in the same 9 years. Q आपका decay करता है by half the ratio of initial T equal to 0 P and Q, that is the P0 and Q0 इतना दिया हुआ। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताने यानी कि P and Q सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसने खुद दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है काइनेटिक एनर्जी की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपका रेडियो एक्टिविटी होती है
रेडियो एक्टिविटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है NT इक्वल टू L0 .e⁻ KT। सबसे पहले फॉर निकालते हैं यहाँ पे Q के लिए, तो हमारा T हाफ है 9, तो हमारा कितना निकल के आता है लैम्डा की इक्वल टू ln 2/9। अब हम निकालते हैं फॉर P के लिए, तो हमारा यहाँ पे डीके होता है आपको 2/3 हाफ का, यानी कि जो आपका डीके होता है यहाँ पे 2/3 हाफ का होता है, एंड जो आपका रिमेन बचता है वो 1/3 रिमेन बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं T इक्वल टू P0 e⁻ लैम्डा PT। पुट करते हैं तो कितना आता है हमारा इक्वल टू 1/3 P0, यानी कि हम PT को क्या होता है यहाँ पे हमारा PT कितना हो जाता है 1/3 P0 के बराबर हो सकता है, तो इक्वल टू P0 e⁻ लैम्डा PT। P0 से P0 गया और जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये आता है हमारा लैम्डा P इक्वल टू ln 3/9। ठीक है, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे PT इक्वल टू होता है QT। उसने क्या बोला हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे PT इक्वल टू QT करते हैं, तो PT इक्वल टू QT करते हैं तो हमारा एक मिनट, हाँ, तो हमारा PT कितना होता है P0 e⁻ लैम्डा PT इक्वल टू Q0 e⁻ लैम्डा QT। अब यहाँ पे P0 अपॉन Q0 एक तरफ ले आते, बाकी तरफ को एक तरफ ले जाते, तो हमारा आता है E लैम्डा P माइनस लैम्डा QT। P0 अपॉन Q0 की वैल्यू हमको दी हुई है 81/16 इक्वल टू e⁻ लैम्डा P माइनस लैम्डा QT। अभी E इधर आएगा तो हमारा लॉग में चला जाएगा। ठीक है, तो ln ये हमारा किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो 3/2 का होल 4, 3 का पावर 4 है। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है लैम्डा P माइनस लैम्डा Q होल T। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा P और लैम्डा Q की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 4 आगे आ जाता है 4 ln 3/2। लैम्डा P की वैल्यू कितनी है हमारी ln 3/9 माइनस लैम्डा Q की वैल्यू है ln 2/9 T, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम इसको अगर अलग अलग कर देते हैं तो हमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है, यहाँ पे ln 3 माइनस ln 2 हो रहा है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ln 3 माइनस ln 2/9 T हो रहा है, तो यानी कि ये कट जाता है, तो ये हमारा कितना बचता है 4 इक्वल टू T अपॉन 9, तो T इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू होता है 36। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना हो रहा है 36 सेकेंड, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन नेक्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सभी क्वेश्चन ला दिए जाएंगे, और आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2025 तक सारे PIQ कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए कि मैम मुझे और भी PYQ चाहिए, तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे 2022 से 2024 तक सारे PYQ अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सारे PYQ एक ही PDF पे कर दिए गए हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं मेरी प्रैक्टिस।